हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी एनसीईआरटी में चैप्टर 2 चल रहा है हमारा। चैप्टर 2 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी क्या है। तो वर्गीकी के बारे में अगर हम बात करते हैं या टेक्सोनॉमी के बारे में बात करते हैं तो सिंपल शब्दों में आप ये समझ सकते हैं कि वर्गीकी जो है विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण करते हैं, यानी उस जीव को छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा किसी भी जीवधारी की हम पहचान करते हैं, उसको नामकरण करते हैं। तो यही क्या कहलाता है, वर्गीकरण कहलाता है। तो वर्गीकरण का मतलब क्या है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा है वर्ग की जिसमें हम किसी भी जीवधारी का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, उनकी पहचान करते हैं, उनका नामकरण करते हैं और उनके जो भी सिद्धांत हैं उनका हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें हम किसी भी जीवधारी का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी कि किसी भी जीवधारी का हम वर्गीकरण करते हैं, उसको छोटे बड़े समूहों में व्यवस्थित करते हैं। इसके अलावा उस जीवधारी का हम नामकरण करते हैं तथा जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का हम अध्ययन करते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या, वर्गीकी, यानी कि टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी का मतलब ही होता है सिंपल शब्दों में कि व्यवस्थित करना। तो किसी भी प्रकार से जीवधारियों को वर्गीकरण करके उनको व्यवस्थित करना, उनको नामकरण करना, यही क्रिया क्या कहलाती है, वर्गीकी कहलाती है। तो वर्गीकी की परिभाषा आपको सिंपल से याद रखना है कि विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी भी जीवधारी का नामकरण करते हैं, उसकी पहचान करते हैं और उस जीवधारी का वर्गीकरण करते हैं तथा वर्गीकरण से संबंधित जो भी सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं वर्गीकी, ठीक है। तो वर्गीकी का मतलब क्या है, एक ऐसी शाखा होती है वर्गीकी जिसके अंतर्गत हम किसी भी जीवधारी का नामकरण करते हैं, पहचान करते हैं और उसका वर्गीकरण करते हैं। इसी शाखा को हम बोलते हैं वर्गीकी। वर्गीकी की अगर हम बात करते हैं तो वर्गीकी शब्द जो है, ठीक है, वर्गीकी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है, ठीक है, वर्गीकी शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग है किसने किया था। वर्गीकी शब्द का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, फर्स्ट टाइम प्रयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना है कैंडाले। कैंडाले एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया, ठीक है। तो कैंडाले आपको याद रखना है, कैंडाले नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले वर्गीकी शब्द का प्रयोग किया। अब वर्गीकी में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो वर्गीकरण आया जंतुओं का तो वो आया अरस्तु का। अरस्तु ने जो अपना वर्गीकरण किया वो किसके आधार पे किया था, रुधिर के रंग के आधार पे। अभी आप लोग देखेंगे जितने भी वर्गीकरण है, चाहे वो आपका पूरा का पूरा जो वर्गीकरण है, चाहे वो बेंथम हुकर का वर्गीकरण हो, चाहे वो कैरोलस लिनियस का वर्गीकरण हो, सारे के सारे वर्गीकरण को हम अलग अलग वीडियो में देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि जो अरस्तु का वर्गीकरण था, क्योंकि जितने भी जीवधारी थे, जितने भी स्पेशली जंतु थे, सभी जंतुओं को अरस्तु ने क्या किया, दो समूहों में बांट दिया। यानी जो सबसे पहला जंतुओं का वर्गीकरण किया वो किया अरस्तु ने, यानी कि एरिस्टोटल ने, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं अरस्तु की, तो अरस्तु का जो वर्गीकरण था काफी सिंपल था। इन्होंने क्या किया, अरस्तु ने क्या किया कि जंतुओं का जो वर्गीकरण किया वो रुधिर के रंग के आधार पे किया। रुधिर के रंग का आधार का मतलब क्या है कि कुछ जीवधारी ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं जो है उपस्थित होती है, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके बॉडी में आरबीसी उपस्थित नहीं होती है, जिस कारण से उनका रंग जो है लाल नहीं होता है, या उनके बॉडी का जो रक्त है उस रक्त का रंग जो है लाल नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर आरबीसी अनुपस्थित है। तो सबसे पहला जो जंतुओं का वर्गीकरण हुआ, तो किसी भी एनिमल्स का सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया, सबसे पहले जो वर्गीकरण किया वो थे अरस्तु। तो अरस्तु ने सभी जंतुओं को क्या किया, दो कैटेगरी में बांट दिया, दो श्रेणियों में बांट दिया, ठीक है। या आप ऐसा कह सकते हैं कि दो समूहों में इन्होंने बांट दिया। तो दो समूहों में जितने भी जीवधारी थे, ठीक है, जितने भी जीवधारी थे यानी जितने भी जंतु थे, उन सभी जंतुओं को अरस्तु ने क्या किया, दो समूहों में बांट दिया। और उनमें से दोनों समूह कौन कौन से बनाए, तो एक समूह उन्होंने बनाया एनेइमा और दूसरा समूह जो उन्होंने बनाया वो था इनेइमा, ठीक है। दूसरा समूह कौन सा था, इनेइमा। तो एनेइमा और इनेइमा ये दो समूह बनाए किसने, अरस्तु ने। अरस्तु ने जितने भी जीवधारी थे सभी को रुधिर के रंग के आधार पे, मतलब जिनके रुधिर का रंग लाल था और जिनके रुधिर का रंग लाल नहीं था, तो सभी प्रकार के जीवधारियों को दो कैटेगरी में बांट दिया। तो एक समूह उन्होंने बना दिया एनेइमा और दूसरा समूह उन्होंने क्या बना दिया, इनेइमा, ठीक है। तो एक समूह क्या बनाया उन्होंने, एनेइमा, और दूसरा क्या था, इनेइमा। तो आपको याद रखना है कि जो उन्होंने एनेइमा समूह बनाया, इनके अंदर जो है आरबीसी क्या थी, अपसेट थी। क्या थी,
आरबीसी जो है अब्सेंट थी यानी कि अनुपस्थित थी। ठीक है, आरबीसी क्या थी, इनके अंदर अनुपस्थित थी। तो अरस्तु ने जो दो समूह बनाए उसमें एनेइमा बनाया और इनेइमा। ठीक है, तो एनेइमा में जितने भी जीवधारियों को उन्होंने रखा, एनेइमा में उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रखा जिनके अंदर आरबीसी क्या थी, जिनके अंदर आरबीसी क्या थी, अब्सेंट थी। तो जिनके अंदर भी आरबीसी अब्सेंट थी यानी इनके जो ब्लड का रंग है वो लाल नहीं होता। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखेंगे तो कई सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे जो मोलस्का संघ के एनिमल थे। ठीक है, तो जितने भी मोलस्क थे, जितने भी मोलस्क थे मतलब मोलस्का संघ के जितने भी जीवधारी थे, इसके अलावा जितने भी आर्थ्रोपोड्स थे, है ना, आर्थ्रोपोड्स मतलब जो आर्थ्रोपोडा के जंतु थे। अभी आप लोग पढ़ेंगे कि आर्थ्रोपोडा एक संघ होता है ना, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये सभी संघ होते हैं यानी कि फाइलम होते हैं। चैप्टर नंबर 4 में आप लोग देखेंगे जंतु जगत में, जंतु जगत जो हमारा एनिमेलिया चैप्टर है उसमें आप लोग देखेंगे कि मोलस्का जो है एक संघ है। उसी प्रकार से आप देखेंगे आर्थ्रोपोडा भी क्या है, एक संघ होता है। ठीक है, जो कि लार्जेस्ट फाइलम होता है, सबसे बड़ा संघ होता है आर्थ्रोपोडा। तो अरस्तु ने दो समूह बनाए, एनेइमा बनाया और इनेइमा। तो एनेइमा में उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रख दिया जिनके अंदर आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं क्या थी, अनुपस्थित थी। और इसके अलावा उन्होंने जो इनेइमा समूह बनाया, इनेइमा में उन्होंने सभी के सभी ऐसे जीवधारियों को रखा जिन जीवधारियों के अंदर आरबीसी क्या थी, जिन जीवधारियों के अंदर आरबीसी क्या थी, प्रेजेंट थी। आरबीसी क्या थी, प्रेजेंट थी। तो अगर आप बताइए कि आरबीसी अगर किसी भी जीवधारी के रक्त में उपस्थित है, इसका मतलब उस जीव का रक्त कैसा होगा, लाल होगा। तो जितने भी लाल रुधिर वाले प्राणी थे उन सबको रख दिया गया इनेइमा में। ठीक है, तो इनेइमा समूह के अंतर्गत अरस्तु ने किनको किनको रखा, जिनके शरीर के अंदर आरबीसी उपस्थित थी, यानी जिस भी प्राणी के अंदर लाल रक्त कणिकाएं उपस्थित थी उनको अरस्तु ने किस में रख दिया गया, इनेइमा में रख दिया। ठीक है, और इनेइमा के अंतर्गत दो प्रकार के जीव आते हैं। ठीक है, इनेइमा के अंतर्गत, या आप ऐसा कह सकते हैं कि जो इनेइमा है इसको फिर से इन्होंने क्या कर दिया, दो समूहों में बांट दिया। तो सबसे पहले तो दो समूह उन्होंने बना दिया, एनेइमा और इनेइमा। तो एनेइमा में उन्होंने आरबीसी प्रेजेंट वाले जीवधारियों को रख दिया गया, सॉरी आरबीसी अब्सेंट वालों को, जिनके अंदर भी आरबीसी अनुपस्थित थी उनको रख दिया गया एनेइमा में। और जिन जीवधारियों के अंदर आरबीसी क्या थी, जिन जीवधारियों के अंदर आरबीसी उपस्थित थी उन सबको रख दिया गया किसमें, इनेइमा में रख दिया गया। ठीक, अब इसके बाद जो इनेइमा है इसको उन्होंने फिर से दो अलग अलग उपसमूहों में बांट दिया। तो दो उपसमूह कौन कौन से बने, दो उपसमूह जो बने तो उसमें से एक उपसमूह कौन सा बना, एक उपसमूह बना ओविपेरा। एक उपसमूह कौन सा बना, ओविपेरा। और दूसरा जो समूह बनाया उन्होंने उसका नाम था विविपेरा। दूसरा समूह कौन सा था, विविपेरा। तो विविपेरा को हम क्या बोलते हैं, विविपेरा को हम जरायुज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विविपेरा को हम जरायुज बोलते हैं। और ओविपेरा को हम क्या बोलते हैं, अंडयुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंडयुज बोलते हैं, अंडयुज। तो अंडयुज का मतलब क्या होता है, ओविपेरा का मतलब होता है अंडे देने वाले जीवधारी। तो इनेइमा को दो समूहों में उन्होंने बांट दिया। तो एक ओविपेरा बन गया यानी कि अंडयुज, और दूसरा बन गया विविपेरा यानी कि जरायुज। तो ओविपेरा या अंडयुज के अंतर्गत उन्होंने सभी ऐसे जीवधारियों को रखा जो डायरेक्टली अंडे देते हैं। ठीक है, तो जो भी भैया एग यानी कि अंडे देने वाले जीवधारी थे, ठीक है, जो अंडे देने वाले जीवधारी थे उन अंडे जो डायरेक्ट अंडे देते हैं, ठीक है, तो ऐसे सभी जीवधारी जो डायरेक्ट अंडे देते थे उन सबको ओविपेरा में रख दिया गया यानी कि अंडयुज में रख दिया गया। इसके एग्जाम्पल आप कई सारे लिख सकते हैं, जैसे मछली लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, मछली लिख सकते हैं आप लोग। इसके अलावा आप लोग पक्षी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, पक्षी लिख सकते हैं। इसके अलावा सरीसृप लिख सकते हैं आप, सरीसृप। ठीक है, इसके अलावा जो सांप वगैरह होते हैं, ठीक है, सांप वगैरह जो होते हैं, ठीक है, सांप वगैरह ये सब क्या है, सांप वगैरह। ठीक है, सांप वगैरह ये सब क्या है, ये सब ओविपेरा होते हैं यानी कि अंडयुज होते हैं, अंडे देते हैं। तो जो अंडे देने वाले जीव होते हैं उन सबको किस में रख दिया गया, ओविपेरा में यानी कि अंडयुज में। ठीक है, जैसे मछली, पक्षी हो गया, सरीसृप हो गए और सांप हो गए, ये सभी के सभी डायरेक्ट अंडे देते हैं, इसलिए इनको ओविपेरा में रख दिया गया यानी कि अंडयुज में रख दिया गया। और जो विविपेरा था, विविपेरा मतलब जरायुज, तो जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट जो बच्चे को जन्म देते हैं, तो बच्चे को जो डायरेक्ट जन्म देते हैं उन सभी को किस में रख दिया गया, उन सभी को विविपेरा यानी कि जरायुज में रख दिया गया। तो जैसे बच्चे देने वाले जितने भी जीवधारी हैं, चाहे हम बात करते हैं कुत्ता हो, चाहे कुत्ता की फीमेल हो, चाहे बिल्ली हो, या इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा गाय हो, ठीक है, गाय हो, इसके अलावा भैंस हो, या जितने भी स्तनधारी हैं, अधिकतर स्तनधारी जो होते हैं ये क्या देते हैं, डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म देते हैं। तो जो बच्चे देने वाले जीवधारी हैं जो कि डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं
उन सभी को किस में रख दिया गया, उन सभी को विविपेरा यानी कि जरायुज समूह में रख दिया गया। तो ये है अरस्तु का क्लासिफिकेशन यानी कि अरस्तु का वर्गीकरण। तो सबसे पहले अरस्तु साहब, जिनको कि हम जीव विज्ञान का जनक कहते हैं, ठीक है, अरस्तु को हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी, ठीक है, तो इनको हम बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान का भी जनक कहते हैं, ठीक है, इनको हम बायोलॉजी का भी जनक कहते हैं, और इनको हम जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान का भी क्या कहते हैं, इनको हम जंतु विज्ञान का भी जनक कहते हैं। तो बायोलॉजी और जूलॉजी यानी जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान दोनों का जनक हम किसको कहते हैं, अरस्तु को कहते हैं। तो अरस्तु की एक पुस्तक का नाम आपको याद रखना है, हिस्टोरिया एनिमेलिया। इन्होंने जो द्विजगत वर्गीकरण किया, इन्होंने जो अपना वर्गीकरण किया, इन्होंने अपना जो वर्गीकरण किया उसको किस पुस्तक में इन्होंने संकलित किया, हिस्टोरिया एनिमेलिया में। ये इनकी फेवरेट पुस्तक है, अक्सर क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये इनकी फेवरेट बुक है, इनका नाम आपको याद रखना है। तो अरस्तु की फेवरेट बुक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। और अगर आपसे कोई पूछे कि अरस्तु को हम क्या कहते हैं, तो जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का हम जनक कहते हैं, ये चीज भी आपको याद रखना है। तो अरस्तु ने जितने भी जीवधारियों का वर्गीकरण किया, उन्होंने आरबीसी की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर किया। तो दो समूह उन्होंने बना दिया। तो दोनों समूह में आप देख सकते हैं कि एक समूह में उन्होंने ऐसे जीवधारियों को रख दिया गया जिनके अंदर आरबीसी एब्सेंट थी, और दूसरे समूह में ऐसे सभी जीवधारियों को रख दिया गया जिनके अंदर आरबीसी क्या थी, जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थी, ठीक है। तो जिनके अंदर आरबीसी प्रेजेंट थी उनको फिर से दो भागों में बांट दिया गया, ओविपेरा या अंडयुज और विविपेरा या जरायुज। तो बच्चे देने वालों को रख दिया गया किसमें, विविपेरा में, ओविपेरा में। और जो अंडे देते, अंडे देने वालों को कहां रख दिया गया, जितने भी अंडे देने वाले जीवधारी हैं उन सबको रख दिया गया ओविपेरा या अंडायुज में। और जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं उन सभी को किस में रख दिया गया, विविपेरा या जरायुज में रख दिया गया। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोग लाइक कमेंट जरूर किया करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच भी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।